हाँ बच्चों, very very good afternoon. Today I am starting the new chapter vector. So first I am telling you the definition of the vector. Vector is a physical quantity having magnitude and direction and follow law of vectors. मतलब कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो लॉ ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करना चाहिए. अगर वो लॉ ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करता है तो इसका मतलब वो वेक्टर होगा, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा. फॉर एग्जांपल हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम करंट को शो करते हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, एम्पियर में हम लोग शो करते हैं, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो लॉ ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करेगी. अब आप कहोगे कि लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं. लॉ ऑफ वेक्टर्स मतलब लॉ ऑफ ट्राइंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. अभी वो डिस्कस करेंगे हम लोग कि लॉ ऑफ ट्राइंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. मैंने इसमें एग्जांपल ले लिया, फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ. अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. देखो, वेक्टर जो होता है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है. इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो डायरेक्टेड और एक लाइन सेगमेंट. डायरेक्टेड मतलब जिसके पास डायरेक्शन हो, और लाइन सेगमेंट मतलब उसका एंडिंग पॉइंट होगा और स्टार्टिंग पॉइंट होगा. ओके, है ना. तो हम लोग जैसे ये एक लाइन बना ली है ना, ये एक मैंने डॉटेड लाइन बनाई, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन. मतलब वेक्टर के रेस्पेक्ट में इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी. ठीक है, और ये मैंने एक डायरेक्शन को शो कर दिया. तो ये जो ए होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट या टेल, और बी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट या हेड. और ये जो डायरेक्शन है ये वेक्टर की डायरेक्शन है, और इसको कह रहे हैं ए टू बी. मतलब डायरेक्शन क्या है, ए टू बी. जो वेक्टर है वो जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए बी वैक्टर. ए टू बी मतलब ए बी वैक्टर, ए वैक्टर, और कुछ बुक्स में ए बार भी लिख देते हैं. डायरेक्शन इज ए टू बी, है ना. जो एरो होता है वो डायरेक्शन को ही शो कर रहा है. मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर ए बार का मैग्नीट्यूड. एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ वेक्टर होती है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट. ठीक है, मान लो सपोज कोई वेक्टर मेरे पास दे रखा है ए वेक्टर, और ए वेक्टर इज ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के कैप है. देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर. ठीक है, बोर्ड में कई बार इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो मेरे पास सपोज कोई वेक्टर गिवन है, एंड द गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर दैट इज ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के. तो व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. दिस इज ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री, एंड व्हाट इज द वेक्टर प्रोजेक्शन दैट इज ए वन आई कैप, ए टू जे कैप एंड ए थ्री के कैप. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्लासीफाई कैसे करें. दो तरह के होते हैं वेक्टर. एक तो होता है फ्री वेक्टर. फ्री वेक्टर मतलब इसका पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है. क्लियर है. तो मैंने कहा लाइन ऑफ एक्शन कैन बी चेंज, मतलब इसकी लाइन ऑफ एक्शन को चेंज किया जा सकता है, इसको फ्री वेक्टर बोलते हैं. कहने का मतलब ये है कि हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं. ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है. ठीक है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है. तो हम कई बार करते थे कि इस बी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर यहाँ पे बना देते थे उतने ही लेंथ का, और इसको भी बी वेक्टर लिख देते थे, और फिर ये ज्वाइन करके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते थे. ये जो किया ना हम लोगों ने, ये हम केवल मैथ्स में ही कर पा रहे हैं. ठीक है, कि ये बी वेक्टर था तो इसको उठाया इतनी लेंथ के लिए, इसी डायरेक्शन के लिए यहाँ बनाया, इसको भी बी वेक्टर लिख दिया. जो इस तरह से कर पा रहे हैं ये केवल फ्री वेक्टर में लिखा जा सकता है. तो फ्री वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनमें पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन का पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है. बस लेंथ चेंज नहीं करना है, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, डायरेक्शन चेंज नहीं करना, बाकी उसका पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन करो, वो वेक्टर हमेशा वही होगा, वो बदलेगा नहीं. और हम मैथ्स में जिसके साथ डील करते हैं बच्चों, वो फ्री वेक्टर होता है. लोकलाइज वेक्टर मतलब ऐसा नहीं कर सकते, वो लोकलाइज वेक्टर होता है. फिजिक्स में हम लोग इस तरह वेक्टर के साथ डील करते हैं, लेकिन मैथ्स में हम किसके साथ डील करेंगे, फ्री वेक्टर के साथ. अब आया टाइप ऑफ वेक्टर. टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम लोग लेते हैं जीरो वेक्टर. सब लोगों को पता है जीरो वेक्टर क्या होता है. बेटा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जीरो वेक्टर से. मतलब अगर मैं एक इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को एक दूसरे पे कॉन्साइड करा दूंगा तो जो वेक्टर बनेगा वो जीरो वेक्टर बनेगा. आप ही सोचो उसकी लेंथ क्या होगी, जीरो. मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो. क्या उसकी कोई डायरेक्शन होती है, नहीं. पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए उसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, आर्बिट्री. ठीक है. सेकेंड हो गया यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर केवल उसका मैग्नीट्यूड वन होता है और डायरेक्शन को शो करता है. ठीक है, अगर हम किसी भी एक वेक्टर को लिखते हैं तो वेक्टर में दो पार्ट होते हैं, एक तो उसकी लेंथ और एक उसकी डायरेक्शन. ये जो डायरेक्शन वाला पार्ट होता है,
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कैप, ठीक है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो ए कैप होता है ना, इस ए कैप को ही क्या बोलते हैं, दिस ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, ए इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करूं और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कंसिडर करूंगा तो वो क्या होगा, आई कैप। पॉजिटिव वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जे कैप और पॉजिटिव जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में के कैप। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा कि ये आर वेक्टर है और मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो उस यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर कैप से। और वी ऑल नो दैट आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। Now the r cap is equal to I plus 2j plus 3k divided by magnitude of r, equal vector. Two vectors is said to be equal vector when their length, ठीक है, when their magnitude and direction are same. उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, तो उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। एक बात बताइए, अगर दो वेक्टर को हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो ही तो क्वांटिटी हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब मैंने कहा मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मैं कहा यस सर, और डायरेक्शन भी सेम है, बिल्कुल। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो फिर वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है, एक जैसे नजर आएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा हाँ। अब मैंने कहा कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों क्या है, मेरे पास इक्वल वेक्टर है, और अगर ये इक्वल वेक्टर होंगे ना बच्चों, तो A1 इक्वल टू क्या होगा, B1, A2 इक्वल टू क्या होगा, B2, A3 इक्वल टू क्या होगा, B3। गॉट माई पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। ठीक है, देखो तुम लोगों को पता है कि वेक्टर के अंदर कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर दोनों एक ही बात होती है। क्यों? क्योंकि पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। अगर मान लो दो वेक्टर इस तरह से है तो इनको कॉलिनियर कहा, इस वेक्टर को मैंने पकड़ा, इसको शिफ्ट किया, फिर वापस पैरेलल ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लगा दिया। आप बताओ ये दोनों क्या नजर आ रहे हैं, पैरेलल। तो ये ध्यान रखना कि मैथ्स के अंदर वेक्टर फ्री वेक्टर होता है तो पैरेलल और कॉलिनियर एक ही बात होती है। ठीक है, ओके। अब सुनिए ध्यान से, टू वेक्टर नॉन जीरो इज कॉल्ड कॉलिनियर वेक्टर इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल। अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होती है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर होते हैं तो उनमें रिलेशन होता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज द स्केलर क्वांटिटी, है ना। अगर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होते हैं, लाइक पैरेलल वेक्टर होते हैं। और अगर लैम्डा नेगेटिव होता है तो ए और बी वेक्टर क्या होते हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर होते हैं। ठीक है, लाइक पैरेलल वेक्टर मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम चलेगा, और अनलाइक पैरेलल वेक्टर मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। नॉन कॉलिनियर वेक्टर या नॉन पैरेलल वेक्टर, जब दो वेक्टर कॉलिनियर नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, नॉन कॉलिनियर होंगे। पक्की बात है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, और मैंने कहा है वो नॉन कॉलिनियर है, और मान लो इस तरह का रिलेशन आ रहा है कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स और वाई दोनों सेम टाइम पर क्या हो जाएंगे, जीरो। एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पर जीरो। फाइन, ठीक है। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर आर नॉन कॉलिनियर वेक्टर है, एक्स और वाई मेरे पास क्या नॉन जीरो है, और मैंने कहा है कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब मैंने थोड़ी देर के लिए स्टेटमेंट ले लिया एक्स और वाई क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, ले लिया मैंने, सपोज लिया, कंसिडर किया एक्स और वाई क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, एजम्पशन ले लिया एक्स वाई नॉन जीरो है, तो ये वाली जो क्वांटिटी क्या बन जाएगी, लैम्डा। ये लैम्डा बन गई। अगर ये लैम्डा बन जाएगी तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए या कॉलिनियर हो गए, जबकि स्टार्टिंग में दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, नॉन कॉलिनियर। इसका मतलब क्या हो गया, गिवन स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और कॉन्ट्राडिक्शन हो गया इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया था या हमने एज्यूमशन लिया था वो रॉन्ग है। एज्यूमशन क्या लिया था हम लोगों ने, एक्स और वाई नॉन जीरो है, वो गलत हो गया, मतलब एक्स और वाई जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर ए और बी नॉन कॉलिनियर है और आपके पास कोई रिलेशन है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो कंफर्म है कि एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पर जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा है ए कैप माइनस बी कैप माइनस 1/2 ए वेक्टर, ए कैप माइनस सी कैप माइनस √3/2 बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। मैं लिखा है ए और बी वेक्टर क्या है, नॉन कॉलिनियर वेक्टर है। बेटा अगर ए और बी नॉन कॉलिनियर है तो ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटी एक्स, ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटी वाई, तो मुझे पता है कि अगर ये नॉन कॉलिनियर है तो एक्स और वाई क्या होगा, तो एक्स और वाई क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स
को जीरो करेंगे तो फाइनली क्या होगा, ए कैप माइनस बी कैप माइनस 1/2 इक्वल टू जीरो। कैप मतलब यूनिट वेक्टर। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल θ1 ले लिया। तो मैं पता है cos θ1 की वैल्यूज 1/2 आई, तो θ1 कितना होगा, π/3। सेम इसी तरह से ये क्वांटिटी क्या होगी, y जीरो किया, y को जीरो करूंगा तो a डॉट सी √3/2। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos θ2 √3/2। cos θ2 क्या होगा, √3/2। इसका मतलब θ2 कितना होगा, π/6। इसके बाद आता है बेटा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर नाम से ही पता चलता है, ठीक है, कि कभी भी मेरे पास तीन वेक्टर है और अगर वो तीन वेक्टर सेम प्लेन में दे रखे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। कभी भी दो वेक्टर की कोप्लेनिटी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। आप लोगों को लगेगा नहीं सर, हमें तो लगता है कि दो वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो कोप्लेनर नहीं है। नहीं हो सकते बेटा, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। आप लोगों ने मन में इमेजिन भी कर लिया, लेकिन तुम सोचो ये फ्री वेक्टर है, बोलो यस और नो। जो वेक्टर तुम अलग अलग दूर दूर कंसिडर कर रहे हो, उनका पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन कर कर क्या तुम सेम प्लेन में बना सकते हो? तुमने कहाँ से बना सकते हैं? और अगर वो सेम प्लेन में आ गए तो फिर वो कोप्लेनर हो गए। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी वेक्टर के अंदर दो वेक्टर की कोप्लेनिटी की बात कभी नहीं करेंगे, हमेशा तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर के कोप्लेनिटी की बात करेंगे। ठीक है, अब देखना, मैंने लिखा है कि आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है और वो कोप्लेनर है। अगर वो कोप्लेनर है ना, तो एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। इट मीन्स आर वेक्टर को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है ए और बी में। आप लोगों को लगेगा ए को लिख सकते हैं, हाँ, ए को आर और बी में लिख सकते हैं, बी को आर और ए में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, स्केलर है। फाइन बच्चों, ठीक है। तो कभी भी मान लो जैसे तुम लोगों के पास दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और तुम्हें एक वेक्टर कंसीडर करना है जो ए और बी के क्या हो, कोप्लेनर हो, तो आप क्या कंसीडर कर लेना, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। ध्यान से समझना ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये मान लो ओ ए वेक्टर है, ये मान लो ओ बी वेक्टर है, ये मान लो आर वेक्टर जो इनके साथ प्लेन में है। मुझे आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। मैंने यहाँ से इसके पैरेलल पुट किया, और ये मैंने ओ ए के पैरेलल और ये मैंने ओ बी के पैरेलल। ओके, अब ये मेरे पास एक ओ एम वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ए वेक्टर की डायरेक्शन में आएगी, लेंथ का पता नहीं है। ऐसे ये आएगा, इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर के डायरेक्शन में आएगी, लेकिन लेंथ का पता नहीं है। ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये इसके बराबर होगा। तुमने कहा सर, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ओ आर वेक्टर, ये क्या लिख दिया, ओ एम वेक्टर प्लस एम आर वेक्टर, और एम आर वेक्टर को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, ओ एन वेक्टर। मान लो इसकी लेंथ मैंने एक्स डैश ले ली और डायरेक्शन ए कैप हो गई, इसकी लेंथ वाई डैश ले ली और डायरेक्शन बी कैप हो गई। फर्दर में ए कैप को ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, ऐसे बी कैप को भी लिख दिया। ये पूरा एक स्केलर क्वांटिटी है और ये पूरा एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या मैं इसको एक्स और दूसरे को वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो किस तरह का रिलेशन आ गया, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। फाइन बच्चों, ओके। अब देखो, अब मैं कुछ इसमें एडिशन कर रहा हूँ। मैं लिखा आर वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए और बी के एंगल बाइसेक्टर है। यार एक बात मैं बताऊँ, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये थीटा थीटा बनेगा, और अगर ये थीटा थीटा बनेगा तो बेटा जी ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, रोम्बस बनेगा। क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में जब डायगोनल एंगल बाइसेक्टर का काम करने लगते हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं बनता है, वो क्या बनता है, रोम्बस। तो ये रोम्बस हो गया, और जैसे ये रोम्बस होगा तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर। वापस जो प्रीवियस वाला टॉपिक था उसी तरह से मैंने किया, लेकिन ये ध्यान रखना इस बार ये दोनों लेंथ बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों थीटा है और ये रोम्बस बनने वाला है। तो इसको लिखा ओ एम ओ एन। इस बार मैंने लिखा है एक्स डैश ए कैप, इसको भी वापस क्या लिखा है, एक्स डैश बी कैप। क्यों, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। एक्स डैश कॉमन आया, अंदर क्या बना है, ए कैप प्लस बी कैप। एक्स डैश को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। अब ध्यान रखना, अगर कोई भी बोलेगा एक वेक्टर एम वेक्टर है, एक वेक्टर एन वेक्टर है, और इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में हमें वेक्टर चाहिए, तो क्या मान लोगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ एम कैप प्लस एन कैप। अब यूनिट वेक्टर निकालना है मान लो, तो यूनिट वेक्टर तो बेटा उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भैया। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, लैम्डा टू लैम्डा कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है।
नॉन कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वाली क्लास में आगे से